जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे। वो लड़की बहुत बहादुर थी, शायद इसलिए कि ट्रैक्टर पर चलते गाने के शोर में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता था। मगर इसे क्या मालूम था कि आज सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं खामोशी से करीब गया तो हैरान रह गया। वो मेरा दोस्त गुलबाज था और लड़की सुंदिल की कजिन सिमतरी थी। दोनों को इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गुलबाज ने ऐसा क्यों किया। मैंने उन्हें टोका और कहा कि तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, फसलें खराब कर रहे हो। ये सुनकर दोनों घबरा गए। सिमतरी ने मुझसे कहा कि इसे जाने दिया जाए। वो बहुत डरी हुई थी और बार बार मुआफ़ी मांग रही थी। इसने बताया कि इसे धोखे से यहाँ बुलाया गया था। मैंने गुलबाज को सख्ती से समझाया कि यह गलत है और ऐसे कामों से बदनामी होती है। आखिरकार हमने फैसला किया कि मामला ख़त्म किया जाए और किसी को नुकसान न पहुँचे। बाद में हमने मिलकर सब्ज़ी तोड़ी ताकि सिमतरी अपने घर वालों को जवाब दे सके। वो एक समझदार और बातूनी लड़की थी। बातों बातों में इसने हमें ज़िंदगी के कई सबक भी दिए। फिर मैं खेतों में काम करने चला गया। मैंने ट्रैक्टर से हल चिल्लाना शुरू किया। वहाँ चचा जमाली बैठे थे। मैंने उनके खेत में काम किया और उन्होंने मुझे चाय पिलाई। उनकी बेटी प्रीशा चाय लेकर आई। वो बहुत मासूम और खुश मिजाज लड़की थी। हम सब ने मिलकर चाय पी, बातें की और अच्छा वक्त गुजारा। चचा जमाली अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। यूं ये दिन मेहनत, दोस्ती और ज़िंदगी के तजुर्बात के साथ ख़त्म हुआ। चाय ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा ट्रैक्टर स्टार्ट किया और काम में लग गया। धूप अब नर्म हो चुकी थी और हवा में हल्की सी ठंडक आ गई थी। खेत में काम करते हुए मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख़यालात आ रहे थे। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो गुलबाज की कॉल थी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो घबराई हुई आवाज़ में बोला, यार एक मसला हो गया है, फ़ौरन आ जा। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? वो बोला, बाद में बताऊंगा, बस जल्दी आ। मैंने काम वहीं छोड़ा और सीधा उसके डेरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं पहुंचा तो देखा गुलबाज अकेला बैठा था, चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा, अब बता क्या बात है? वो आह भरते हुए बोला, सिमतरी के घर वालों को कुछ पता चल गया है। इसका भाई आज मेरे पीछे आया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं बोला, फिर क्या हुआ? गुलबाज बोला, अब वो लोग रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और मेरे खिलाफ बातें फैला रहे हैं। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, अब घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। इसी वक्त वहाँ सुंदिल भी आ गई। इसके चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बोली, ओ भाईजान, अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अगर हमने सही कदम ना उठाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने दोनों को देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को मानें और सीधा रास्ता इख्तियार करें। झूठ और छुपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तीनों देर तक बैठकर सोचते रहे। आखिर में मैंने फैसला किया, कल हम खुद उनके घर जाकर बात करेंगे, इज्जत से, सच के साथ। जो होगा देखा जाएगा। गुलबाज ने मेरी तरफ देखा और बोला, ओ यार, अगर तो साथ ना होता तो मैं टूट जाता। मैं मुस्करा कर बोला, दोस्ती मुश्किल वक्त में ही पहचानी जाती है। रात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी और हमें अंदाज़ा हो गया था कि आने वाला दिन हमारी ज़िंदगी बदलने वाला है। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर हल्की सुर्खी फैल चुकी थी। मैं डेरे के बाहर चारपाई पर बैठा सोचों में गुम था। दिल बार बार कह रहा था कि कोई नया मसला आने वाला है। इतने में दूर से मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों बाद गुलबाज आकर मेरे सामने रुक गया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या है? वो बोला, ये सिमतरी ने भिजवाया है। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर एक छोटा सा कागज़ था जिस पर लिखा था, मुझे ज़बरदस्ती शहर भेजा जा रहा है। अगर तुम लोगों ने कुछ न किया तो मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने गुलबाज की तरफ देखा। अब वक्त बहुत कम है। इसी लम्हे सुंदिल भी आ गई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, उम्मी को सब पता चल गया है। वो कल पंचायत बुलाना चाहती हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। पंचायत का मतलब था पूरे गांव के सामने फैसला। मैंने गहरी सांस ली और कहा,
अगर फैसला होना है तो सच पर होगा। अब कोई झूठ नहीं, गुलबाज ने मुट्ठी बंद करते हुए कहा। जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी, जैसे हमें हौसला दे रही हो कि अभी हिम्मत हारना नहीं। गांव के चौक में आज गैर मामूली भीड़ लगी हुई थी। दुकानें आधी खिली थीं और लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सरगोशियां कर रहे थे। हर किसी को पंचायत का इंतज़ार था। मैं, गुलबाज और सुंदिल खामोशी से एक तरफ खड़े थे। इतने में गाड़ी का हॉर्न बजा। एक सफ़ेद कार आकर रुकी। इसमें से एक वजीहा सा आदमी उतरा। शहर के कपड़ों में, आंखों पर चश्मा लगाए हुए लोगों में चामगोइयाँ शुरू हो गईं। ये कौन है? शहर से आया लगता है। वो सीधा पंचायत के बड़ों के पास गया और आहिस्ता आवाज़ में कुछ बात करने लगा। कुछ देर बाद सरपंच ने सबको खामोश होने का इशारा किया। ये साहिब सिमतरी के मामू है। शहर में बड़ा कारोबार करते हैं। आज ये खुद बात सुनने आए हैं। ये सुनकर गुलबाज का रंग उड़ गया। मामू आगे बढ़े और बोले, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम सिर्फ सच जाना चाहते हैं। इसी वक्त भीड़ के पीछे से सिमतरी नमूदार हुई। इसके चेहरे पर मजबूती थी, खौफ नहीं। वो बोली, अगर आज फैसला होना है तो मैं खुद बोलूंगी। पूरा मैदान खामोश हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अब कहानी का रुख बदलने वाला है। हल्की हुआ के साथ पीपल के दरख्त के पत्ते सिरसराने लगे। पंचायत खत्म हो चुकी थी, मगर फैसले ने सबको मुतमईन नहीं किया था। कुछ लोग खुश थे, कुछ नाराज और कुछ खामोशी में जल रहे थे। मैं वापस डेरे की तरफ जा रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, नवाबजादे। मुड़ा तो देखा वही शहर वाला आदमी, सिमतरी का मामू, अकेला खड़ा था। वो मेरे करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला, तुमने आज सच का साथ दिया, ये अच्छी बात है। मगर अब मसला ख़त्म नहीं हुआ। मैं चौंक गया। क्यों? अब और क्या बाकी है? वो बोला, विजय बदला लेने के मौड में है। वो तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मेरे दिल में खटका सा लगा। इसी लम्हे गुलबाज भी आ गया। ओ यार, गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग घूम रहे हैं। किसी को पहचान नहीं। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। रात गहरी होने लगी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने मजबूत लहजे में कहा, लगता है अब हमें होशियार रहना होगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में सुंदिल दौड़ती हुई आई। उम्मी ने कहा है, आज रात कोई भी अकेला बाहर ना जाए, हालात ठीक नहीं हैं। आसमान पर बादल जमा होने लगे थे, जैसे तूफान से पहले का सुकूत हो, और हमें अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। रात के आखिरी पहर अचानक फायरिंग जैसी आवाज़ गूंजी। मैं चौंक कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर निकला तो देखा गुलबाज भागता हुआ आ रहा था। यार, खेतों में आग लग गई है। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर जूते पहने और उसके साथ दौड़ पड़ा। दौड़ से शोले आसमान को छू रहे थे। गांव के कई लोग बाल्टियां और मोटर लेकर पहुंच चुके थे। हम सब ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान मैंने दो साए अंधेरे में भागते देखे। मेरा दिल बैठ गया, ये हादसा नहीं है। मैंने आहिस्ता कहा। काफ़ी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर आधी फसल जल चुकी थी। चचा जमाली ज़मीन पर बैठ गए, आंखों में आंसू थे। मेरी सारी मेहनत राख हो गई। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। चचा, हम सब मिलकर दोबारा खड़ा करेंगे। इतने में पुलिस की जीप आ गई। इंचार्ज ने हमसे सवाल शुरू किए। मैं जानता था अब ये मामला सिर्फ गांव तक महदूद नहीं रहा, ये किसी की दुश्मनी का नतीजा था और हमें इस दुश्मन का सामना करना ही होगा। पुलिस के जाने के बाद पूरे गांव में खौफ फैल चुका था। हर कोई अपने दरवाजे जल्दी बंद कर रहा था। रात को अब कोई बेफिक्र बाहर नहीं निकलता था। मैं सहने बैठा आग के शोलों को याद कर रहा था कि अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। वो नवाब भाई डाकिया आया है। मैं हैरान रह गया। इस जमाने में खत कम ही आते थे। मैंने लिफाफा लिया। इस पर शहर की मेहर लगी थी। अंदर से एक खत निकला। लिखा था, अगर अपनी और अपने दोस्तों की सलामती चाहते हो तो इस मामले से दूर रहो, वरना नुकसान और बढ़ेगा। मेरे हाथ कांप गए। इसी वक्त गुलबाज और सुंदिल भी पहुंच गए। मैंने उन्हें खत दिखाया। गुलबाज गुस्से से बोला, ये धमकी है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जे कहेगा। सुंदिल ने आहिस्ता कहा, ये काम अकेला विजय नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई और है। मैंने सर हिलाया, कोई बड़ा खेल चल रहा है।
हमें खुद सच तलाश करना होगा। इसी लम्हे हमें खबर मिली कि सिमतरी शहर से वापस आ गई है और वो कुछ बहुत अहम जानती है। दोपहर के वक्त बस अड्डे पर गैर मामूली भीड़ थी, गर्द उड़ रही थी और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैं, गुलबाज और सुंदिल एक पुरानी बेंच पर बैठे सिमतरी का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक नीली बस आकर रुकी, दरवाज़ा खुला और लोग उतरने लगे। थोड़ी देर बाद सिमतरी दिखाई दी। इसके चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में अज़्म। वो हमें देखते ही सीधी हमारे पास आ गई। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सकती, इसने जल्दी से कहा। मुझे शहर में पता चला है कि विजय अकेला नहीं है, इसके साथ रहमत खान भी है। हम तीनों चौंक गए। रहमत खान? मैंने दोहराया। वो तो ज़मीनों का बड़ा दलाल है। सिमतरी ने सर हिलाया। हाँ वही, वो इस इलाके की ज़मीन हथियाना चाहता है। आग लगाना, धमकियां देना, सब इसी का मंसूबा है। गुलबाज ने दांत पीसते हुए कहा। यानी हम रास्ते की रुकावट हैं? सिमतरी बोली। और एक बात, मेरे पास सबूत भी हैं। इसने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली, इसमें उनकी बातों की रिकॉर्डिंग है। मैंने वो पकड़ते हुए गहरी सांस ली। अब खेल बदलने वाला है। दूर से बस का हॉर्न बजा, जैसे हमें खबरदार कर रहा हो कि वक्त कम है। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, मिट्टी की खुशबू फिजा में फैल गई थी। हम तीनों पुराने गोदाम के अंदर बैठे पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा रहे थे। स्क्रीन रोशन हुई तो आवाज़ सुनाई दी। और काम साफ होना चाहिए, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। ये रहमत खान की आवाज़ थी। गुलबाज की मुट्ठी बेनिच गई। हरामजादा, सब कुछ इसी ने करवाया। सिमतरी ने घबरा कर कहा। लेकिन मसला ये है कि ये बहुत ताकतवर आदमी है, पुलिस भी इससे डरती है। मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। इसीलिए हमें अकेले नहीं लाना। अगले दिन हम सीधे ज़िला ऑफिस पहुंचे। वहां एक नौजवान अफसर आसिफ मुख हमारी बात सुन रहा था। मैंने सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। इसने खामोशी से पेन ड्राइव ली और बोला, अगर ये असली है तो बहुत बड़ा केस बनेगा। इसी वक्त उसके फ़ोन पर कॉल आई। वो कुछ देर बात करता रहा, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। रहमत खान को पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। अफसर ने कहा, तुम सबको अभी यहाँ से महफूज जगह पर भेजना होगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब खतरा और भी करीब आ गया है। रात के अंधेरे में हम सबको एक पुराने जंगल के रास्ते से महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। दरख्तों की घनी छांव और बारिश के कतरे ज़मीन पर टकराने की आवाज़ में एक अजीब सुकूत था। मैंने आसिफ अफसर की तरफ देखा। वो खुद भी फ़िक्रमंद था। तुम्हें यहाँ महफूज रहना होगा, इसने धीमी आवाज़ में कहा। रहमत खान के आदमी हर तरफ फैल चुके हैं। गुलबाज ने दांत पीसते हुए कहा, यार मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, सिमतरी को कोई नुकसान न पहुँचे। सिमतरी खामोश थी, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने बैग से दोबारा पेन ड्राइव निकालकर मुझे थमती है। ये सिर्फ सबूत नहीं, ये हमारी जान की ज़मानत है। इसी वक्त दूर से शोले दिखाई दिए। शायद आग बुझाने के दौरान रह जाने वाले आदमी आग लगा रहे थे ताकि हमें डरा सके। मैंने फैसला किया, अब हमें हमला नहीं, मंसूबा बंदी चाहिए। हम रात के अंधेरे में उनका सुराग लगाएंगे और एक बार सब कुछ रिकॉर्ड करके साबित करेंगे। गुलबाज ने सर हिलाया और हम तीनों खामोशी से जंगल में कदम बढ़ाने लगे। हर पाँव के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये पहली बार था जब हमें एहसास हुआ कि खतरा सिर्फ नज़दीक नहीं बल्कि हर तरफ फैला हुआ है। दरिया के किनारे पुरानी सी कोठरी में एक बल्ब जल रहा था। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। हम तीनों झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे थे। यही वो जगह थी जिसका पत्ता हमें एक चरवाहे से मिला था। गुलबाज ने आहिस्ता से कहा, यकीनन यही रहमत खान के आदमी आते जाते हैं। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई तो अंदर दो आदमी कागजात फैलाकर बैठे थे। मेज़ पर नक्शे और ज़मीनों के कागज़ रखे थे। सिमतरी ने सरगोशी की, वो देखो, ये हमारे गांव की ज़मीनों का रिकॉर्ड है। इसी लम्हे एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, दरवाज़ा खुला, रहमत खान खुद अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ विजय भी था। मेरा खून खौल उठा। रहमत खान सख्त लहजे में बोला, काम तेज़ करो, अगले महीने तक सब ज़मीन मेरे नाम होनी चाहिए। जो रुकावट बने हटा दो। विजय ने घबरा कर कहा, लेकिन नवाबजादा और उसके दोस्त रुकावट बन रहे हैं। रहमत खान हंसा, रुकावटें रौंद दी जाती है,
सिमतरी का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने मोबाइल निकाला और खामोशी से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। आज हमारे पास सच को पकड़ने का मौका था और हम इसे जाने नहीं देने वाले थे। हुआ अचानक तेज हो गई और दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था कि मेरा पाँव एक सूखी शाख पर पड़ गया। उखड़ एक आवाज़ बहुत तेज थी। अंदर बैठे सब लोग चौंक गए। कौन है बाहर? विजय की आवाज़ गूंजी। मेरा दिल रुक सा गया। गुलबाज ने फौरन एक पत्थर दूसरी तरफ फेंका। वो जोर से झाड़ियों में गिरा। रहमत खान बोला, वहाँ देखो। दो आदमी उधर दौड़े। हम तीनों उल्टी सम्त में भागे। अंधेरा, कीचड़, कांटे, सब कुछ रास्ते में था। सिमतरी फिसल गई। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा। छोड़ो मत। वो घबरा कर बोली। पीछे से आवाज़ें आ रही थीं, पकड़ो उन्हें। अचानक सामने दरिया आ गया। कोई रास्ता नहीं था। गुलबाज ने कहा, कूदना पड़ेगा। सोचने का वक्त नहीं था। हम तीनों छलांग लगा गए। ठंडा पानी जिस्म से टकराकर सांस रोकने लगा। काफी दूर बहने के बाद हम किनारे लगे। कपड़े भीग चुके थे, जिस्म कांप रहा था, मगर हम जिंदा थे। मैंने मोबाइल चेक किया, वीडियो महफूज थी। मैं मुस्करा दिया। अब रहमत खान नहीं बचेगा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। नई जंग अभी शुरू हुई थी।